तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य 2022 की, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2022 में। और हम लोग आज चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर 4 में आपको दिया गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आप लोगों के जो है एग्ज़ाम में किताबों से अगर प्रश्न बनाए जाए कि किसने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की बुक लिखा है, ये पॉपुलर प्रकाशन है मुंबई का, तो याद रखिएगा केडी गाग्रेड का नाम आता है। ध्यान रखिए, कुछ किताब के नाम शुरुआत में आप लिख लीजिए, ठीक है। गाग्रेड का नाम आता है और वो किताब का नाम होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन इंडिया। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये एग्ज़ाम में आया भी है और आ भी सकता है। एक नाम आता है डनहम, ऑथर डनहम का, और ऑथर डनहम के साथ ही हार्पर ई वी का नाम भी आता है। तो मैं कहूँगा डनहम का नाम याद रखिए आप सभी लोग, जिन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में 28 सिद्धांतों को बताया था। और इनकी किताब रही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन। ध्यान रखिएगा, ये भी किताब जो है डनहम का काफ़ी फेमस रही है। अच्छा, ये जो केडी गाग्रेड की रही थी वो रही थी 1971 में, और जो ऑथर डनहम की किताब की बात करें, ये 1959 की रही थी। याद रखिएगा। ये भी एक और विद्वान है एम.जी. रॉस करके, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सन है और ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में हर बार आते हैं। तो इनकी किताब आई थी 1967 में, 1967 में आई थी, और इस किताब का नाम था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन केवल। ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। और एक विद्वान का और नाम आता है एच.वाई. सिद्दीक, या सिद्दीकी आप कह सकते हैं। इनकी किताब के बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करें, हालांकि इन्होंने भी सिद्धांत दिया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर। इनकी एक किताब आई थी वर्किंग विथ कम्युनिटीज़। देखिए, मैंने 4 विद्वान के नाम बताए हैं अभी, और चारों के चारों जो है इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इनकी किताब का क्या नाम है? वर्किंग, याद रखेंगे सभी लोग, विथ, ठीक है, कम्युनिटीज़, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक बेसिकली जर्नल ऑफ कम्युनिटी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजिंग किताब थी जो प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड चेंज की बात करता था। ये द हार्वर्ड सोशल वर्क प्रैक्टिस पेज पर आधारित किताब थी। ये आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है इसके बारे में, परंतु जो मैंने 4 विद्वानों के नाम अभी अभी चर्चा पर चर्चा आप लोगों से मैंने किया है, ये इम्पोर्टेंट है। एक मिनट होल्ड रखिएगा ज़रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आगे अगर हम बात करते हैं, आपने गार्डियन अप्रोच टू सोशल वर्क, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ, चलिए नोट करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ कर चल रहा है। तो एक ज्वाइनिंग का मैसेज भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो आपको बताना था। चलो बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं और एक विद्वान के बारे में, रुक जाइए थोड़ा सा। तो इसको आप नोट करिए, एक किताब का नाम जो है गार्डियन अप्रोच टू सोशल वर्क। ये गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की किताब है। गार्डियन अप्रोच, नोट कर लीजिए, गार्डियन अप्रोच टू सोशल वर्क, टू सोशल वर्क की किताब आई थी ये, और ये किताब थी दयाल परमेश्वरी का। हालांकि एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है, परंतु ये अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है गार्डियन अप्रोच को लेकर ये प्रश्न बना दिया जाए। दयाल परमेश्वरी 1967 में ये किताब लिखा था। तो ये 5वें विद्वान हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी आगे अगर हम बात करते हैं, जी 1966 क्या करें आप? यही पूछ रही थी सर। 1966 में मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है। 1967 बताओ। हाँ, 1967 मैंने बताया है, 1966 कुछ नहीं बताया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने मुर्रे जी रॉस का नाम यहाँ पे देखा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन किताब तो लिखा है, लेकिन जब ये किताब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी एंड प्रैक्टिस को लेकर आते हैं, बात करते हैं, तो ये किताब का वर्ष आपका बन जाता है
याद रखिएगा सभी लोग, 1955, 1955 याद रखिएगा। और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात करते हैं ये कम्युनिटी वर्क में, ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अभी 1997 की बात कर रहा था, वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ की बात, और यहाँ इन्होंने जो किताब आई वो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क को लेकर आई थी। किसको लेकर आई थी ये किताब? इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क को लेकर आई थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। सिद्दीकी वाली जी, सिद्दीकी वाली जी वर्किंग। जी HY सिद्दीकी वाली। फिर से बताइए सर, क्या बोला आपने? मैंने कहा कि वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ इनकी किताब का नाम आया। वो किताब 1997 में आया, लेकिन आपसे अगर पूछ ले एन इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क को लेकर, तो ये किताब वर्किंग विथ जो कम्युनिटीज़ है इसी पर आधारित थी। तो आप इसके आगे भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी वर्क, ठीक है, वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ को लेकर। अच्छा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, एक आपने नाम सुना भी होगा, वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में। थोड़ा सा रिलेट करवा देता हूँ ताकि ये चीज़ें याद रहें। याद रखिएगा, इनकी किताब काफ़ी फेमस रही, इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर को लेकर। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर को लेकर इनकी किताब काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और इन्हीं के साथ रॉबर्ट जेड आए थे, और रॉबर्ट जेड और वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर दोनों ने मिलकर इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क की जो किताब लिखी थी वो 1962 में लिखा था, 1962 में। तो इतनी बातें आप लोगों को कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की किताबों के बारे में ध्यान रखना होगा। और मैं श्योर हूँ जी, क्या करें, फ्रीडलैंडर के साथ जो थे उनका एक बार नाम बता दीजिए। रॉबर्ट जेड, ठीक है, रॉबर्ट जेड। पुस्तक का नाम बताइए इनके साथ। जी, पुस्तक का नाम क्या है फ्रीडलैंडर के साथ? इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, वेलफेयर। हाँ सॉरी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। तो मैं आपसे सर डनहम की भी जो बुक थी ना सर, वो वेलफेयर पर ही थी ना? देखिए, डनहम की जो बुक थी वो प्रैक्टिस पर आधारित थी, प्रिंसिपल पर आधारित थी। वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन की बात करते थे। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, सोशल जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन की बात करते थे, क्रिया की बात करते थे, ठीक है, क्रिया की बात। अब केडी गार्थरेट है ये, वो जो आपने लिखा है। हाँ, 1971 में इन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की किताब लिखवाया था, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करना है, इन सभी विद्वानों के बारे में एक बार जब क्लास समाप्त करूंगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों को यहाँ से श्योर है कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 पर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की संकल्पनाओं पर। जैसा कि आप सभी लोगों को भली भांति तरीके से मालूम है और जानते भी हैं अच्छे से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को समाज कार्य की पद्धति के रूप में अधिक से अधिक जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो अर्थ होता है वो कई भागों में, यानी हम बात कहें तो उसे कई अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं। एक सिंपल सी बात है, इसके पर्याय शब्द को अगर हम देखें तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिटी कार्य भी कह सकते हो आप, कम्युनिटी वर्क भी बोलते हो, या आप बोल सकते हो कम्युनिटी डेवलपमेंट बोलना चाहते हो तो आप कम्युनिटी या सामुदायिक विकास भी बोल सकते हो। आप कम्युनिटी लामबंदी भी बोल सकते हो, लामबंदी वो बेसिकली डेवलपमेंट की ही बात करता है, वर्क की ही बात करता है लामबंदी। सामान्यतः अगर मैं आप लोगों से बात करूं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, तो समुदाय की समस्याओं को हल करने में सहायता करना, यही सामुदायिक संगठन का एक अर्थ बनता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये भी बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके अंतर्गत भारत में समाज कार्य व्यवसाय के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग सामुदायिक जीवन में अंतःक्षेप के लिए समाज कार्य की विधि मानी गई।
और कारण यही है कि समाज कार्य की प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत ये अहम भूमिका निभाती है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गौण प्रणाली नहीं है, सहायक प्रणाली नहीं है, ये आपकी प्राथमिक प्रणाली है, ये आपकी प्राथमिक प्रणाली है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करें तो देखिए, सामुदायिक संगठन एक प्रक्रिया है और इस बात से आप सभी लोग जानते भी हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया है। कारण ये है कि एक निश्चित क्षेत्र में वहाँ के निवासी समूहों की आवश्यकताओं और कार्यों एवं उपलब्ध साधनों के बीच प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं और वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका अर्थ इतना होता है कि भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों के समूहों का परस्पर मिलकर अपनी समाज कल्याण की जो है अनुभूत आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस समुदाय या समूह के लोगों द्वारा आपस में मिलकर कल्याण कार्यों की योजना बनाना और इसके कार्यान्वयन के लिए उपाय तथा संसाधनों या साधनों का निश्चित करना। किसी समुदाय से संबंधित प्रक्रिया अनेक प्रकार की हो सकती है। अतः सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया का मतलब बना कि केवल उस प्रक्रिया से जिसमें समुदाय की शक्ति और योग्यता का विकास किया जा सके, वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा आपका, वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में सामान्य शब्दों में बताया गया यहाँ पे कि किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ के निवासी समूहों की आवश्यकता, कार्य, उपलब्ध साधनों के बीच में प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की बात है। अर्थ है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में व्यक्तियों के सामूहिक या समूह परस्पर मिलकर अपनी समाज कल्याण की उन्भूत आवश्यकताओं की निर्धारित करना और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक उपाय या कार्य निश्चित करना, यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनता है, यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक मुख्य प्रणाली है जिसमें एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों की इस प्रकार सहायता की जाती है कि वे अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न साधनों के माध्यम से कर सके, वही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम समुदाय संगठन को, तो दो शब्दों को बताया जा रहा है कि समुदाय प्लस संगठन से मिलकर बना हुआ है। इसे समझने हेतु दोनों शब्दों को विस्तृत अर्थ में जानना जरूरी होगा। अगर हम अलग अलग करें, समुदाय किसे कहते हैं या सामुदायिक का पाठ करते हैं, तो सामुदायिक संगठन सामाजिक संगठन का वह चरण माना गया है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों या कार्यों को नियोजित करने और उस अपने उच्चतम सेवा प्रदान करने का सचेत प्रयास शामिल रहे, वही आपकी कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि समाज, व्यक्ति का समाज में एकांत में रहना संभव नहीं लगता, वह अन्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न तरीकों से संबंध रहता है जो मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार एक समय में कई समूह का सदस्य बना रहता है। अक्सर व्यक्ति अपने निकट लोगों के संबंध रख पाता है। अन्य समूहों में व्यक्ति संबंध निकटता के आधार पर कई प्रकार का रखा गया है। तो जहां एक निश्चित भू क्षेत्र सामाजिक समूह में रहने वाले व्यक्ति समुदाय का निर्माण करते हैं, वही समुदाय का आधारभूत तत्व एक निश्चित भूभाग, उसके सदस्यों में सामुदायिक भावना, उसके बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया मानी जाती है, या आप इसको प्रक्रिया का रूप भी दे सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें, एक शब्द आता है संगठन, और संगठन का अर्थ में अगर हम जाने, ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं को नियंत्रित करती है। वही कार्य बनता है संगठन का, वही एक्टिविटी बनती है संगठन की। तो संगठन तरह तरह के हो सकते हैं, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सैनिक हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है संगठन। तो ये संगठन का एक पार्ट बनेगा। इस तरीके से आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा संगठन के बारे में। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी?
चले, और होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत इससे, ऑर्गेनाइजेशन से। तो किसी निश्चित क्षेत्र की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधन को सर्वोत्तम ढंग से समायोजित करने के कार्य को संगठन कहा जाता है। और सरल शब्दों में अगर आप संगठन की परिभाषा जानना चाहें तो आप ये बोल सकते हो कि कार्य और कर्मचारी समुदाय का मधुर संबंधन, जो मधुर संबंध होता है वही संगठन कहलाता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह है संगठन। संगठन का कार्य यही होता है, पारस्परिक नियंत्रण करना, उचित कार्य प्रविधियों की स्थापना करना, समय और प्रयत्नों की मित्य व्यापकता को बनाए रखना या उसका प्रयास करना, श्रम एवं पूंजी के मध्य मधुर संबंध की स्थापना करना, यह संगठन का काम है। सेवा भावना जागृत करना, यह संगठन का काम है। उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना संगठन का काम है। समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, यह संगठन का काम है। न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना, यह संगठन का कार्य है। और कार्य क्षमता में वृद्धि करना, यह भी संगठन का कार्य है। विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करना, यह भी संगठन का एक प्रकार का फंक्शन मान लीजिए या एक्टिविटी कह लीजिए। याद रखिएगा। अब हम दोनों को मिलाकर यहाँ पर बोल सकते हैं सामुदायिक संगठन। अब सामुदायिक संगठन के बारे में अगर हम लोग ने जिक्र अभी भी किया भी है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सामुदायिक संगठन में व्यक्तियों के एक समूह को अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानने और उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है, वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। अब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा सा परिभाषा अगर हम चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित भी किया है। तो एक तो साधारण शब्द में आप कह सकते हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन समाज कार्य की एक मुख्य प्रणाली है जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ता द्वारा समुदाय के सदस्यों की एक इस प्रकार की सहायता की जाए कि वे लोग अपनी समस्याओं का समाधान विभिन्न साधनों के माध्यम से कर लें। बस यही है। तो अप्लाइड भी प्रश्न अगर आपसे बनाए जाए तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न ऐसे बन सकते हैं और आप इसको सत्य मानिएगा। फिर अगर आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक विद्वान है लिंडेमैन। इनकी परिभाषा अगर हम लोग देखें, इनका कहना है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन का वह चरण है जिसमें समुदाय द्वारा प्रजातांत्रिक तरीके से अपने मामलों या कार्यों को नियोजित करने से और अपने उच्चतम सेवा प्राप्त करने के सचेत प्रयास शामिल किए गए हैं। और वहाँ पे सामुदायिक संगठन की मुख्य समस्या प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और विशेषज्ञों में एक कार्यात्मक संबंध स्थापित करना हो गया। तो वह बन जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा। इनका कहना यह भी है कि जिसमें समुदाय के द्वारा चेतन प्रयास किए जाते हैं जिसके द्वारा वह अपने मामलों को लोकतांत्रिक तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने प्रजातांत्रिक शब्दों को जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिए लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक तरीकों से नियंत्रित करता है और अपने विशेषज्ञ संगठन संस्थाओं और संस्थाओं में जाने पहचानने अंतर संबंधियों द्वारा उनकी उच्च कोटि की सेवाएं प्राप्त करना ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। लिंडेमैन की परिभाषा बन जाएगी। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ व्यक्तियों के एक समूह में अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानना और आवश्यकताओं को पूरा करना ही परिभाषा कहलाएगी। लिंडेमैन ने यहाँ पे आप देख सकते हो वही परिभाषा 1921 में भी इस तरीके से इन्होंने बताया। सचेत प्रयास बताया है, मैंने अभी आपको बताया है। प्रजातांत्रिक ढंग से नियंत्रित करने की बात किया है जो अभी बताया है। और विशेषज्ञ संगठन संस्था और संस्थाओं में जाने पहचानने में अंतर संबंधियों के द्वारा उच्च कोटि का सेवा प्रदान करना ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। मैकलिन ने भी 1951 में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यात्मक या भौगोलिक क्षेत्र की समाज कल्याण आवश्यकता और समाज कल्याण साधनों के बीच में प्रगतिशील एवं अधिक प्रभावशाली समायोजन लाना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज कार्य के उद्देश्यों के अनुरूप है, क्योंकि इसका प्राथमिक ध्यान बिंदु व्यक्ति की आवश्यकताओं और उनको पूरा करने के उन माध्यमों का प्रावधान करना है जो प्रजातांत्रिक जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो। तो ये परिभाषा बन जाती है मैकलिन विद्वान की। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं विद्वानों के बारे में। पेटिट एक विद्वान है, सन 1925 में इन्होंने कहा है कि सामुदायिक संगठन एक समूह के लोगों की उसकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानना और इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है। ये पेटिट महोदय कहते हैं
कि समूह के लोगों को उसकी सामान्य आवश्यकताओं को पहचानना और इन आवश्यकताओं की पूर्ति सहायता करने के रूप में उत्तम प्रकार को परिभाषित कर सकते हो, तो वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा बन जाएगी। सन 1925 में ये परिभाषा इनके द्वारा जो बताया गया था या दिया गया था। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक विद्वान हैं सैंडरसन एंड पॉल्सन महोदय। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इनके बारे में तो आप लोग जो है सन 1993 में इनकी परिभाषा को इस तरीके से बता सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सैंडरसन एंड पॉल्सन के बारे में अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि सामुदायिक संगठन का उद्देश्य समूह और व्यक्तियों के मध्य ऐसे संबंध विकसित करना है जिससे उन्हें ऐसी सुविधाएं तथा समस्याओं का निर्माण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए एक साथ कार्य करने में सहायता मिलेगी, जिसके माध्यम से समुदाय के सभी सदस्यों के समान कल्याण के अपने उच्चतम मूल्यों का अनुभव कर सके। वही आपकी क्या बन जाएगी, सैंडरसन और पॉल्सन की परिभाषा बन जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इनके बारे में भी थोड़ा सा। ये हालांकि आते हैं, बहुत फेमस पर्सन हैं। अगर इनके बारे में हम लोग बात करें, इनकी रॉयल बुक करके एक किताब आई थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, और समाज कार्य इतिहास के दर्शन में देखने को ये मिले थे। लेकिन एग्ज़ाम में हम लोगों से इनकी ज़्यादातर किताबें वगैरह नहीं पूछा जाता, बल्कि विशेषताओं पर बल दिया जाता है। तो विशेषताओं पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे भी थोड़ी सी इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डनहम ने कहा कर बोला कि समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन का अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के समाज कल्याण संसाधनों में समायोजन लाना और बनाए रखने की प्रक्रिया है। वही आपकी परिभाषा बन जाएगी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। वाल्टर एंड्रस फ्रीडलैंडर की बात करें तो समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन को समाज कार्य की एक ऐसी प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया कि जिसके द्वारा एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर समाज कल्याण आवश्यकता एवं समाज कल्याण साधनों के बीच स्थापित किया जाता है या किया जा सकता है। ऐसी बात सैंडरसन एंड पॉल्सन के अकॉर्डिंग कही गई थी, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें मुर्रे जी रॉस के बारे में, रॉस की परिभाषा बड़ी सिंपल है और आप लोग इसको चाहो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके समुदाय अपनी आवश्यकता या उद्देश्यों की पहचान करता है, उन्हें प्राथमिकता देता है, इन पर कार्य करने के लिए विश्वास एवं संकल्प विकसित करता है और इनके लिए आंतरिक और बाहरी तौर पर संसाधन जुटाने का काम करता है। इन समस्त कार्यों को करने के लिए समुदाय सहकारिता तथा सहकार का दृष्टिकोण एवं अभ्यास का प्रसार करता है। वही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो ये 1967 में इन्होंने बोला था। बात देख सकते हैं यहाँ पर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है अंतर्दृष्टि एवं निपुणताओं का प्रयोग सामुदायिक जैसे भौगोलिक और कार्यात्मक को अपनी अपनी समस्याओं को पहचानना और समाधान हेतु कार्य करने में सहायता देता है। यही बात यहाँ पर 1956 में कहा है और इनकी परिभाषा 1967 की भी है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ उद्देश्यों को लेकर। देखिए आप ध्यान रखिएगा, एक लेन कमेटी आई थी। यहाँ पर अगर हम हार्पर डनहम की बात करें, अभी हम लोगों ने इनकी किताबों के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, हार्पर एंड डनहम के बारे में। इनकी किताब थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन। याद है किसी को ये किताब का क्या नाम था? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन। हाँ, याद रखिएगा आप सभी लोग। और ये किताब आई 1959 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो सन 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आप सभी लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा नियुक्ति की गई लेन कमेटी को और अपने प्रतिवेदन में दिए गए सामुदायिक संगठन के उद्देश्य जो है उल्लेख किए गए। और ये उद्देश्य बनाए गए कि भाई सामुदायिक संगठन को सामान्य उद्देश्य बनेगा, जिसमें से पहला बनाया गया आवश्यकताओं को परिभाषित एवं खोज करना, दूसरा बनाया गया सामुदायिक आवश्यकताओं और अयोग्यताओं की रोकथाम एवं समाप्ति की बात करना, तीसरा बताया गया कि संसाधनों और आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण एवं बदलती हुई आवश्यकताओं को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए संसाधनों का पुनः समायोजन करना। ये 3 ऐसे सामान्य उद्देश्य बनाए गए थे जो हार्पर एंड डनहम के द्वारा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क में नियुक्ति जो की गई थी लेन कमेटी की। याद रखिएगा आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट नाम है ये आप सबके लिए जो एग्ज़ाम में बन सकता है पेपर में।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपने नाम तो सुना ही होगा। अगर हम बात करते हैं ये इसकी स्थापना को लेकर, इसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम स्थापना को लेकर बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्य जो है सामाजिक कार्य का राष्ट्रीय सम्मेलन, तो इसकी स्थापना कब की गई है? कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? स्वदेशी समाज कार्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन समाज कार्य विभाग द्वारा जहाँ पे आयोजित चुनौतियाँ प्रतिक्रियाएं की बात करता था, है ना, ऐसी एक्टिविटी की चर्चा करता था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको आप NASW की बात करते हैं, NASW की बात करते हैं। नो, ये तो वो हो जाएगा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, NCS, है ना। ये आपको मैं बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के बारे में ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, जब ये लाया गया था, कॉन्फ्रेंस प्ले किया गया था, तो वो 1912 में, आपने नाम सुना होगा जेम्स एडम्स का नाम, जेम्स एडम्स का नाम सुना होगा। जेम्स एडम्स ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, इस कॉन्फ्रेंस की, और इस कॉन्फ्रेंस में इनकी एक अहम भूमिका रही है 1912 में। याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क की पहली महिला जो अध्यक्ष रही हैं, और 1912 में जो है इन्होंने थियोडोर रूजवेल्ट के लिए प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रपति अभियान में सक्रिय भूमिका निभाया था। 1915 में हेग में अंतर्राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जिसके बाद राष्ट्रीय महिला अंतर्राष्ट्रीय लीग की स्थापना हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला लीग की स्थापना हो गई थी। याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है ये। कौन सा है? अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है ये, याद रखेंगे आप सभी लोग, भूलेगा तो नहीं। 1912 है ना सभी? जी 1912, आप 1912 जी 1912 याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा अगर आगे करें तो एक विशिष्ट उद्देश्य या एक द्वितीयक उद्देश्य के रूप में जाना गया कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पे ठोस नियोजन एवं प्रयास के लिए एक पर्याप्त वास्तविक आधार पर प्राप्त करना, उसको बनाए रखने की बात किया। कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं के आरंभ करना, विकसित करना और उसके अशोधन द्वारा, जिसमें संसाधनों को आवश्यकताओं के बीच में समायोजन स्थापित करना, समाज कार्य के स्तर को ऊंचा करना, व्यक्तिगत संस्थाओं के प्रभाव में वृद्धि करना, परस्पर संबंधों में सुधार करना, सुविधाजनक सरल बनाना, समाज कल्याण कार्यक्रमों एवं सेवाओं के प्रदान करने से संबंधित संगठन और समूह और व्यक्तियों के बीच समन्वय लाने का प्रयास करना या उसको समन्वित करना या प्रोत्साहित करना, कल्याण संबंधी समस्याओं और आवश्यकताओं को समाज कार्य उद्देश्य और कार्यक्रमों प्रणालियों विषय में जनता में ज्ञान को विकसित करना, समाज कल्याण संबंधी क्रियाकलाप के प्रति जनता का समर्थन और सहभागिता का विकास करना, यह आपका द्वितीयक उद्देश्य बनेगा। यह आपका द्वितीयक उद्देश्य बनेगा। यहाँ मैंने आपसे बोला था अभी कि सैंडरसन और पॉल्सन के अकॉर्डिंग जो विशिष्ट उद्देश्य थे, सामुदायिक पहचान की चेतना को जागृत करना और संपूर्ण आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, समाजीकरण के साधन के रूप में सामाजिक जो है सम्मेलन की वृद्धि करना, सामुदायिक आत्मा और भक्ति भावना द्वारा जो है सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करना, संघर्ष को रोकना और कुशलता एवं सहयोग में वृद्धि के लिए समूह और क्रियाओं का समन्वय स्थापित करना, और समुदाय के अवांछनीय प्रभाव और परिस्थितियों की रक्षा करना, और सामान्य आवश्यकताओं का पता लगाना और अन्य संस्थाओं और समुदायों में सहयोग देना, एकमतता को प्राप्त करने के लिए साधनों का विकास करना और नेतृत्व को विकसित करना। ये है एक विशिष्ट उद्देश्य सैंडरसन और पॉल्सन के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सामुदायिक संगठन के अगर हम बात करें प्रकार के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे सामुदायिक संगठन के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर सामुदायिक संगठन के कुछ प्रकार बताए गए। जैसे समूह निर्माण का प्रकार एक बताया गया, जिसमें कहा गया कि सामुदायिक संगठन कार्य जो है वो प्रथम जी सॉरी सूचना निर्माण, हाँ सूचना निर्माण है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। तो अगर हम बात यहाँ पे करें तो
कहने का बात यह भी कि सूचना निर्माण का प्रकार क्या बन सकता है, बताया कि प्रथम और महत्वपूर्ण प्रकार जो है समुदाय की स्थिति का अध्ययन करना। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ उसके कल्याणकारी के लिए सर्वप्रथम उसकी वर्तमान स्थितियां अर्थात उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जान लेना चाहिए या जानना चाहिए। साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी समस्याओं के विषय में चेतना और समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ समुदाय कल्याण एवं विकास के कार्यों में लगी हुई विभिन्न सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, खेती, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग एवं समाज कल्याणकारी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन कार्य में कार्यकर्ता को न केवल विभिन्न प्रकार के समाज कार्य कर रही है बल्कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं का भी पता लगा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी एक्टिविटी आता है सूचना के आधार पे जो समूह का निर्माण हो रहा है, जो समुदाय का निर्माण हो रहा है, उसको यहाँ पे शामिल कर देंगे। तो शैक्षणिक में भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, संचार भी हो जाएगा, खेती भी हो जाएगा, व्यापार व्यवसाय भी हो जाएगा, उद्योग भी हो जाएगा, समाज कल्याणकारी, यानी मिला जुला के सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के जो भी एक्टिविटी होंगी वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाएगा समस्याओं के समाधान का प्रकार बन जाएगा। तो सामुदायिक संगठन का जो कार्य है ये दूसरा प्रकार है। समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक सदस्यों के एकत्रित कर विचार करना, फिर सदस्यों को उन साधनों के प्रति सचेत करना जहाँ पे समुदाय में उपलब्ध है और जो समुदाय के बाहर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण एवं व्यवहारिक योजनाओं का विचार करना ही समस्याओं का समाधान का प्रकार बन जाएगा। यानी तथ्यों को एकत्र करना है, कलेक्ट करना है जानकारी आपको। तीसरा जन कल्याण का प्रकार बनेगा, जहाँ पे एक समुदाय में शिक्षित और अशिक्षित एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित लोग निवास करते हैं। इसमें अपनी समस्या जानने, समझने और उसके निराकरण की योग्यता होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन का कार्य तीसरा प्रकार का होना चाहिए कि सामुदायिक सदस्य अपनी व्यक्तिगत कल्याण और विकास की भावनाओं को जोड़े। इसके प्रत्येक धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग स्वेच्छा से एवं उपलब्ध सरकारी और गैर सरकारी कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं में सहयोग से जन कल्याण को बढ़ावा दे सके। तो ये जन कल्याण का एक प्रकार बन जाएगा, टाइप बन जाएगा। जनहित प्रोत्साहन का प्रकार की बात करें तो एक समुदाय कई समूह एवं उप समूहों का योग होता है और इन समूहों एवं उप समूहों का बंटवारा व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक विविधताओं के आधार पर होता है। एक समूह के व्यक्ति विशेषकर अपने समूह या उप समूह के सदस्यों के साथ अपना तालमेल रखना चाहते हैं। अतः सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्ता को इन विभिन्न समूहों एवं उप समूहों के सदस्यों के मनोबल को बढ़ाता है। तो आप जनहित प्रोत्साहन का भी प्रकार कर सकते हैं, जन संगठन का भी प्रकार बोल सकते हैं। एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होती है और यह संगठन एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर विभिन्न लोगों को मान्य हो और उसकी प्राकृतिक प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, जो नेचर होना चाहिए। वहाँ पे सभी वर्गों के लोगों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और उसका नेतृत्व सुयोग्य पदाधिकारियों के हाथ में होना चाहिए। तो जन कल्याण का भी प्रकार बन जाएगा। तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। बाकी यहाँ पे समाज कल्याण के रूप में भी दे सकते हो आप, सामुदायिक संसाधन के रूप में भी दे सकते हो, ये भी टाइप है आपका। सौहार्द विकास के टाइप के रूप में भी है और समुदाय के समन्वय स्थापित करने के रूप में भी है टाइप। और समाज सुधार का प्रकार के रूप में भी सामुदायिक संगठन का एक बन जाता है टाइप आपका। ठीक है, अब हम देखेंगे सामुदायिक संगठन के कुछ प्रकार, सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत अगर हम बात करें तो आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा स्व-विकृति का सिद्धांत होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो मूलभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों का भी सिद्धांत होता है। अगर हम चर्चा करें तो गोपनीयता का सिद्धांत भी इसी में होता है ना। इसमें अगर हम बात करें तो जन सहभागिता का भी सिद्धांत होता है, व्यक्तिकरण का भी सिद्धांत होता है, आत्मसंकल्प का भी सिद्धांत होता है, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो जो भी बीस्टिक ने केस वर्क में दिया था यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं वही सिद्धांत। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, होगा कि नहीं होगा जी, उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत होगा इसमें कि नहीं होगा? उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत नहीं, पर्टिकुलर उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत कम्युनिटी वर्क के लिए नहीं होता है, वो ग्रुप वर्क के लिए होता है, विशिष्ट उद्देश्य का, है ना। ये पर्टिकुलर इसके लिए नहीं होता। संबंध का सिद्धांत। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत, जब तब आपका ना एक केसवर की तरफ चला जाएगा,
कार्य जो है आपका केसवर की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर ग्रुप के माध्यम से आप उसको करेंगे। फिर कम्युनिटी बड़ी होती है ग्रुप से, कम्युनिटी जो है ग्रुप से बड़ी होती है जी। हाँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामुदायिक संगठन समाज कार्य की प्राथमिक पद्धतियों में एक है। समाज कार्य सामान्यता के साथ साथ समाज कार्य समान के लिए कुछ सिद्धांत हैं जिसका पालन सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। इन सिद्धांतों के प्रयोग के बिना समाज कार्य में सामुदायिक संगठन कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति असंभव होगी। इसलिए इन सिद्धांतों का ज्ञान सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए सिद्धांत में अगर हम बात करें यहाँ पे सिद्धांत का अर्थ प्रकृति के विषय के क्षेत्र में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि संगठन के सामुदायिक संगठन के सिद्धांतों का वर्णन करने से पहले आवश्यक है कि हम सिद्धांत के अर्थ को समझें और सामुदायिक संगठन में इसका क्या महत्व है और उस पर विचार करें। सिद्धांत एक ऐसा ज्ञान है जो विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के चिंतन और अनुभव अवलोकन एवं अध्ययन के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सामुदायिक संगठन के सिद्धांत। तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों पर अगर हम बात करें तो आगे अगर बात करते हैं तो देखिए एक लियोनार्ड डी वाइट के अकॉर्डिंग कहा गया है सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने एक परिभाषा दिया कि एक सिद्धांत एक ऐसी उपकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है, जिसका निरीक्षण तथा प्रयोग में परीक्षण किया जाता है, जिसको एक बुद्धिमानी पूर्ण क्रिया और पथ प्रदर्शक के रूप में या ज्ञान के साधन के रूप में देखा जा सकता है, लियोनार्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए जरा सिद्धांत कौन कौन से बताए जा रहे हैं। एक स्वीकृति का सिद्धांत है, तो कम्युनिटी भी जैसी है उसी के रूप में आपको एक्सेप्ट करना होता है, स्वीकार करना होता है। तो इसमें वह समुदाय को उसी रूप में स्वीकार कर ले जिस रूप में समुदाय दिखाई देता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अपने को समुदाय से स्वीकार कराएं, अर्थात कार्यकर्ता को अपने कार्य में के प्राथमिक चरण में सामुदायिक सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं को ही नहीं बल्कि समुदाय की रूढ़ी, परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और सामुदायिक मूल्यों को गहराई से समझना चाहिए और उसका सराहना कीजिए या करना चाहिए। तो ये स्वीकृति का सिद्धांत बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ केस वर्क के हिसाब से बात करेंगे, यहाँ पे कम्युनिटी वर्क के हिसाब से बात करेंगे। अगर ग्रुप वर्क की बात होगी तो ग्रुप वर्क में भी आता है यही, तो वो ग्रुप वर्क के हिसाब से बात करेंगे। अगर हम बात करते जी हाँ, ग्रुप वर्क में भी आएगा। ये तो कॉमन सिद्धांत हैं, ये आपके हर जगह आएंगे जो कॉमन प्रिंसिपल है। बाकी किसी के अनुसार जो बताए गए हैं, जैसे एचबी ट्रेकर ने भाई 10 सिद्धांत अलग बताए, इसी में अगर हम लोग बात करते हैं डनहम ने 28 सिद्धांत अलग बताए, मैकलिन ने अलग सिद्धांत बताए, तो उसके अलग अलग स्टेटमेंट हुए। ये कॉमन सिद्धांत, ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना। अगर हम बात करते हैं अनुभूत आवश्यकता एवं उपलब्ध जो है साधनों के ज्ञान का सिद्धांत, ये क्या कहता है कि सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता समुदाय के सदस्य के एक साथ मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है और कह रहा है कि इसलिए समुदाय को स्वीकार करना एवं अपने को समुदाय द्वारा स्वीकृति करने के बाद उसे समुदाय के उन तमाम आवश्यकताओं का पता लगना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों की नज़र में महत्वपूर्ण हो। तो कार्यकर्ता को कभी भी अपने समुदाय की आवश्यकता या जिस समुदाय में वह कार्य कर चुका है उसकी आवश्यकता प्रत्येक समुदाय की आवश्यकता नहीं मानना चाहिए, बल्कि जिस समुदाय में वह अब कार्य कर रहा है उसके द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि एक समुदाय के लिए सार्वजनिक टेलीफोन उसकी आवश्यकता हो और दूसरी, अगर हम बात करें दूसरे के लिए उच्च शिक्षण संस्था की आवश्यकता हो। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सबके लिए ये भी। आगे अगर हम बात करते हैं, एक आता है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। व्यक्तिकरण का सिद्धांत केस वर्क में भी आता है आपका। अगर हम बात करें कम्युनिटी वर्क में भी आएगा, ग्रुप वर्क में भी आता है। अगर व्यक्तिकरण का सिद्धांत अगर कम्युनिटी में आएगा तो कैसे होगा जरा देखिए। एक बड़े सामुदायिक भूभाग के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग निवास करते हैं। विभिन्न सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के कारण इनकी समस्याएं हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, जिसकी वजह से उसकी सामाजिक स्तर अलग होगा, आर्थिक स्तर अलग होगा, राजनीतिक स्तर अलग होगा। बहुत सारे जितने भी सामाजिक पक्ष हैं, मनोसामाजिक पक्ष, वो सारे अलग अलग होंगे व्यक्तिकरण के सिद्धांत में। तो सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता को समस्याग्रस्त विशेषताओं को
भिन्नता को स्वीकार करते हुए उसमें व्याप्त विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए और सभी को समस्याओं को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकाला है, हमने कॉमन समस्या निकाली है। अब कॉमन समस्या निकली भाई कि हो सकता है उसको आर्थिक समस्याएं हो, तो उसके लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे आप रूबरू करवाएं, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्तिकरण का सिद्धांत आप लगा रहे हैं। बात करते हैं आत्मसंकल्प का सिद्धांत। सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता सामुदायिक सदस्यों के साथ कार्य कर उनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में करता है। उसे सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक चरण में सदस्यों की शक्तियों और योग्यताओं का विकास आवश्यक दिशा में करते रहना चाहिए। उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को पहचानना, उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाना और दोनों के बीच में आवश्यक तालमेल या समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने का पूरा खुला अवसर प्रदान करना चाहिए। वही है आत्मसंकल्प का सिद्धांत। ठीक है, जहाँ पे निर्णय के क्रियान्वयन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील एक्टिविटी होती है। सीमाओं के बीच स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है। नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का भी सिद्धांत होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धांत होता है। उद्देश्यपूर्ण संबंध का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये कॉमन सिद्धांत निकल के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो प्रगतिशील कार्यक्रम संबंधी अनुभवों का सिद्धांत होगा और जन सहभागिता का भी सिद्धांत होगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। संसाधन संचालन का सिद्धांत और एक आपका लास्ट हो जाएगा मूल्यांकन का सिद्धांत। तो मूल्यांकन के सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं, है ना। तो मैंने देखो अभी आप लोगों को बताया भी था इनके बारे में, किताबों के बारे में। इन किताबों का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था ना कि मैकलिन का जब नाम आता है तो वहाँ पे उनका अलग एक पर्टिकुलर सिद्धांत बन जाता है ना। तो देखिए जरा, इनका पर्टिकुलर सिद्धांत क्या है कि सामुदायिक संगठन व्यक्तियों और उसकी आवश्यकताओं को संबंध में है। समाज कल्याण के सामुदायिक संगठन में समुदाय के प्राथमिक सेवार्थी सेवार्थी माना जाता है और समुदाय पड़ोस, नज़र, जनपद एवं राज्य, देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो सकता है। सामुदायिक संगठन स्वयं सिद्ध धारणा होती है, समुदाय जैसा है वैसा ही आपको स्वीकार कर लेना है। समुदाय सभी व्यक्ति स्व अध्ययन और कल्याण सेवाओं में रुचि रखते हैं, ये भी आपका एक सिद्धांत बन जाएगा। हर समय बदलती रहती मानव आवश्यकताएं तो व्यक्तियों के आपसी संबंध की वास्तविकता और सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया की गति मानी जाती है। तो यहाँ पे उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन का स्वीकार भी करना जरूरी है। और सामुदायिक संगठन में समाज कल्याण के सभी संस्थाओं और संगठन को परस्पर निर्भर माना जाता है, ये भी कह सकते हो। समाज कल्याण के लिए सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया के रूप में सामान्य समाज कार्य के एक भाग के रूप में भी आप इसे जान सकते हो। तो ये भी आपका सिद्धांत बन जाएगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। याद रखिएगा सभी लोग, सामुदायिक संगठन। ठीक है, ध्यान रहेगा, बताइए। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। इसको आप सिद्धांत में जी सिद्धांत कितने? 7 है ना सर, 7। हाँ, इनके मैकलिन की अगर हम बात करते हैं ना तो इनके 7 सिद्धांत आएंगे। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके मैकलिन के जो आएंगे सिद्धांत वो कितने आएंगे? 7 सिद्धांत आएंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चल आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं। अब रॉस के द्वारा विशेष कुछ सिद्धांत दिए गए। रॉस ने अब हालांकि 13 सिद्धांत बता दिए हैं, याद रखिएगा। रॉस के द्वारा टोटली 13 सिद्धांत हमें देखने को मिल जाते हैं, परंतु यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 12 सिद्धांत लिखा हुआ है। ठीक है, 12 सिद्धांत लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको क्या है तो करेक्ट कर लीजिए। 13 सिद्धांत देखने को अब मिलते हैं। ठीक है, 13 सिद्धांत यहाँ पे देख सकते हैं आप, कौन कौन से सिद्धांत भी हैं देख सकते हैं आप। 13 सिद्धांत यहाँ पे देखो लिखा भी है। तो अगर हम बात करते हैं असंतोष और कारण संगठन का विकास करना, विशेष समस्याओं के संदर्भ में असंतोष का केंद्रित किया जाना, असंतोष में सामुदायिक संगठन का प्रारंभ होना, फिर संघ और संस्था में औपचारिक और अनौपचारिक नेताओं को अपने कार्यों को सम्मिलित करना, ये भी माना जाएगा आपका सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो संघ और उद्देश्य में कार्यविधियों के द्वारा सदस्यों का मान्य की बात करना। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं संघ एवं संस्था कार्यक्रमों के लिए ऐसे क्रियाकलाप होने चाहिए जहाँ पे संवेगात्मक दृष्टिकोण हो, समुदाय में विद्यमान सद्भाव होने का, अंदर और अपने और समुदाय के बीच में अच्छे संस्कारों को विकसित करना,
समूह में सहकारिता की भावना का विकास करना, संगठन और कार्य रीतियों के लचीलापन रखना, अपने कार्यों की गति में समुदाय का विद्यमान दशाओं का अनुरूप रखना चाहिए, प्रभावशाली नेताओं का विकास करना, अपनी सक्रियता, स्थिर और सम्मान को विकसित करना। ये बन जाएगी आपके रॉस महोदय के 13 सिद्धांत, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को मालूम होगा भली भांति तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में मुर्रे जी रोस ने डनहम में 28 सिद्धांत दिए थे। एग्जाम में आया भी था एक बार। कुल कितने सिद्धांत है डनहम के? तो 28 सिद्धांत है, सन 1958 में दिया था, जिसमें से 7 सिद्धांत जो है शीर्षक माने गए। अब इन्हीं 7 को आप ध्यान रखिएगा, 28 को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो प्रजातंत्र एवं समाज कल्याण होगा एक, सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक जड़ होगी, नागरिक की समझ जो है संभरण और भागीदारी और व्यावसायिक सेवा होगा, सहयोग होगा, समाज कल्याण कार्यक्रम होगा, समाज कल्याण सेवाओं की पर्याप्त और वितरण और संगठन होगा, और 7वां आपका निवारण होगा। ये आपके सिद्धांत हो जाएंगे 7। ठीक है। बाकी 13 सिद्धांत आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? रॉस महोदय के बारे में, जहाँ पे 1967 में इन्होंने बताया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद 8 सिद्धांत आते हैं सिद्दीकी जी के। 8 सिद्धांत किसके आते हैं? सिद्दीकी के, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भारत में अगर हम 8 सिद्धांत की बात करें तो सिद्दीकी के हैं। इन्होंने बेसिकली अगर हम बात करें, विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत एक बताया, नियोजन का सिद्धांत बताया, लोगों की भागीदारी का सिद्धांत बताया, अंतर समूह दृष्टिकोण का सिद्धांत बताया, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का सिद्धांत है, लचीले संगठन का है, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग का सिद्धांत है, और सांस्कृतिक अभिविन्यास का सिद्धांत है। याद रखिएगा, ये भी सिद्धांत जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिद्दीकी के कितने सिद्धांत हैं, रोज के 13 सिद्धांत हैं, डनहम के कितने सिद्धांत हैं, मैकलीन के कितने सिद्धांत हैं, है ना? ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। हाँ, कुछ कॉमन चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट विद्वान है तो रॉस है। रॉस का नाम याद रखिएगा, क्योंकि रॉस से सिद्धांत पूछे गए हैं। जहाँ पे उसके मैंने ट्रिक बताया है कि जहाँ पे आ शब्द आता है उसको तुरंत आप लोग लगा लीजिएगा किसका? सिद्दीकी की जगह। और ये ऊपर के ही 3-4 आते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। देखिए, असंतोष का कारण जैसे मिलेगा आप तुरंत कहना ये रॉस का है। असंतोष केंद्रित होगा, तुरंत कहना रॉस का है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अधिक से अधिक की बात भी करेंगे तो रॉस का आ जाएगा, या असंतोष की बात होगी तो रॉस का नाम आ जाएगा, औपचारिक अनौपचारिक की बात होगी तो रॉस का नाम आ जाएगा। तो यही आप लोग शुरुआत की याद रखिएगा, और यहीं से एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप लोग भी इसी को ध्यान रखे जाइए। ठीक है, तो ये रॉस का आ जाता है। इनमें अंदर अगर पूछता है तो केवल रॉस का ही पूछता है, बाकी और सिद्धांतों के बारे में पूछता है। आके आप लोग जो है इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग और सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे समाज कार्य में जो है इतिहास पर, थोड़ा सा हिस्ट्री पर हम लोग चर्चा करते हैं। और हिस्ट्री कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इतिहास में। केवल कीवर्ड्स को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा और उसी का नोट्स आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। सामुदायिक संगठन का इतिहास व्यापक अर्थ में अगर हम कहें यहाँ पर समझे जाए तो इंग्लैंड में इस प्रकार जो पहला प्रयास किया गया था इंग्लैंड में, ध्यान सुनिए, मेरी कीवर्ड्स को केवल सोचते जाइएगा, आप समझते जाइएगा। अगर हमने जब इंग्लैंड की बात किया है तो इंग्लैंड में आप लोगों ने पहला प्रयास देखा था एलिजाबेथन गरीब कानून। एलिजाबेथन गरीब कानून जो आया इंग्लैंड में वो 1601 में था, जिसे बताया गया कि भाई ज़रूरतमंदों को सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। द लंदन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट ने 1800 के दशक के अंत में इंग्लैंड ने एक अपना अनुसरण किया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई 1601 ज़रूरतमंद की सेवा प्रदान करता है, पहली बात तो ये होगा। ये आया कब? गरीब कानून 1601 में आया था, और ये था किस पे आधारित? ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो मैंने आपको बताया अभी सामुदायिक संगठन के इतिहास में एक शब्द आपको बताया सेटलमेंट हाउस मूवमेंट और द लंदन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी के बारे में। तो इनमें एक जो अनुसरण करने की बात की जा रही है, ये बेसिकली मील के पत्थर को बताने की कोशिश की जा रही है। याद रखने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के लिए बन सकती है। ठीक है, धर्मार्थ तथा रिलीफ राहत सहायता के क्षेत्र में तर्क संगत व्यवस्था बनाने के लिए 1880 में, अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने 1800 नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है
1880 बोला है, 1880 में बोला है मैंने। और इसी चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि 1880 में धर्मार्थ संगठन बनाया गया था, कारण यही था, धर्मार्थ संगठन। अब ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कहीं आप ऐसा करके आ जाए कि भाई 1800 भी ऑप्शन में आएगा, तो कहीं इसको लगा के चले आ जाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा। 1880 में धर्मार्थ संगठन की स्थापना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मील का पत्थर जो धर्मार्थ, मदद और भिक्षावृत्ति निरोधक लंदन सोसाइटी को बनाना है और इंग्लैंड के अधिवास गृह आंदोलन का उदय करना है। अधिवास गृह आंदोलन किसको कहा जाता है? सेटलमेंट हाउस मूवमेंट को कहा जाता है। याद रखिएगा ये दो बातें। यहां से फिर से मैं रिपीट करूंगा आप लोगों को ताकि आपको याद हो जाए। एलिजाबेथन गरीब कानून 1601 याद रखिएगा, और मील का पत्थर 1880, जिसके दौरान धर्मार्थ, मदद और भिक्षावृत्ति निरोधक लंदन सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैकेडेंसी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अधिवास गृह आंदोलन 1800 में चर्चा हुई है, लेकिन जब धर्मार्थ संगठन की बात करोगे तो 1800 क्यों लगाओगे भाई? फिर 1880 लगाना। प्रश्न साफ बोलेगा, प्रश्न कहेगा अगर मैं कहूँ सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में कब इंग्लैंड में जो है अनुसरण किया गया जरूरतमंद की सेवाओं को देने के लिए, तो 1800 लगा दीजिएगा। लेकिन ये ऐसा प्रश्न बनेगा ही नहीं। वो कहेगा कि अधिवास गृह आंदोलन जो है धर्मार्थ संगठन को लेकर बनाएगा प्रश्न, कि कब धर्मार्थ संगठन की मदद से या उसकी सहायता से जरूरतमंदों की सेवाएं प्रोवाइड की गई थी, तो आप 1880 लगा के आइएगा। ये प्रश्न बनाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो इतिहास का चरण रहा है कुछ अजीबोगरीब टाइप के हैं। जैसे अगर हम बात करें सन 1870 लेते हैं और यहां से चलते हैं 1917 तक में, इनके बीच में जितने भी कार्य होंगे वही इंपॉर्टेंट होगा। ये बेसिकली सामुदायिक संगठन की गतिविधियों की 3 अवधि पर डिवाइड किया गया था। अच्छा, अवधि के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो शायद आपको आसानी होगी याद होने में। देखिए अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट, 1870 और 1917 के बीच में जितना वर्ष आएगा अभी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। और एक याद रखिएगा 1917 से लेकर 1935 तक में जितना वर्ष आएंगे मैं भी आपको बता देता हूँ, उनको याद रख लीजिएगा। और एक तीसरा आपका आता है, और ये जो तीसरा आपका बनेगा, ये तीसरा आपका बनेगा कब से? ये तीसरा बनेगा 1935 से लेकर अब तक का। बोलो हाँ, अब तक का। हाँ, अब यहां पे समझने की कोशिश करिए। 1870 और 1917 के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक कल्याण की शुरुआत की गई थी। इन दोनों 1870 और 1917 के बीच में तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली शहर बनी धर्मार्थ संगठन सोसाइटी। अगर हम बात कर रहे हैं अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो इसमें एक वर्ष शामिल है 1877। ये बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर यूएसए के बारे में, ये शामिल है। तो आप लोग समझते हो समाज कार्य तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसमें ना केश वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क तीनों आते हैं 1877 में। बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, COS याद रखिएगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, बुफेलो वाली। अच्छा, अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो 1869 को याद रखिए, यूके की बात करेंगे तो 1869 को याद रखिएगा, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब लंदन में धर्मार्थ संगठन की स्थापना हो गई, अमेरिका में धर्मार्थ संगठन की स्थापना हो गई, संयुक्त राज्य अमेरिका में भूमिका रही गुटरिन महोदय की, एक अंग्रेज पादरी थे। ये लंदन धर्मार्थ संगठन से थोड़े जुड़े हुए थे, ये उनसे जो है जुड़े हुए थे थोड़े से, गुटरिन महोदय। और इन्होंने सन 1873 में हालांकि वो फैलो गए और वहां पे आंदोलन को नेतृत्व इन्होंने कर दिया, आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। 5 साल बाद 1877 में धर्मार्थ संगठन सोसाइटी की स्थापना कर दिया। और धर्मार्थ संगठन पर 2 ही विषय है,
एक है जरूरतमंद परिवार और व्यक्तियों को पर्याप्त व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराना, इसका मतलब केस वर्क शामिल हो गया इसमें। दूसरी बात, सामाजिक कल्याण के मुद्दे और समस्याओं को संशोधित करने के लिए कदम उठाए जाएं, ऐसी बात दूसरी थी आपका 1970 से 1917 के बीच में। अब बात आता है परिसंघ की उत्पत्ति हुई। परिसंघ की उत्पत्ति हुई 1917 और 1935 के बीच में। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, परिसंघ मैं बोल रहा हूँ, इसका नाम पूरा बोला जाएगा परिसंघ बोला जाएगा, इसका पूरा नाम बोला जाएगा धर्मार्थ बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका पूरा नाम धर्मार्थ होगा, इसका परिसंघ नाम होगा। अब परिसंघ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपने चेस्ट परिषद का नाम सुना होगा, कम्युनिटी चेस्ट वगैरह का नाम सुना होगा, जहाँ पे फंडिंग वगैरह की बात करता था, आपको पढ़ा भी चुका हूँ शायद, है ना। तो यहाँ पे जो चेस्ट और परिषदों की वृद्धि और विकास को देखा जाता है वो 1917, क्योंकि 1917 में युद्ध के बाद चेस्ट की उत्पत्ति से शुरू हुई सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसे मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में 1935 आता है, और जब मैं कम्युनिटी चेस्ट बोलता हूँ तो आपके दिमाग में 1917 नाम आता है। कहीं पता चले कि सोशल डायग्नोसिस याद कर लो भाई, वो तो है ही है, लेकिन कम्युनिटी चेस्ट भी याद रखो 1917, है ना। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारी संख्या में चेस्ट कम्युनिटी के परिषद की बनी, और परिषद जब बनी थी ये 1917 में ही बनी है। और कम्युनिटी संगठन के लिए अमेरिकी संघ को सन 1918 में चेस्ट और परिषदों की राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में संगठित कर लिया गया उसको 1918 में, और 1917 में इसको स्थापित किया गया था। आपको बता दूं, अमेरिका में इसी कम्युनिटी चेस्ट को ही एक नाम से जाना जाता है, इसको भी आप चाहो तो कॉपी पर लिख सकते हो, सिनसिनाटी सार्वजनिक स्वास्थ्य, नोट कर लीजिए, सिनसिनाटी सार्वजनिक स्वास्थ्य परिसंघ अमेरिका शहर में पहली स्वतंत्र स्वास्थ्य परिषद थी। पहली स्वतंत्र स्वास्थ्य परिषद थी। 1921 में अमेरिका सामाजिक कार्यकर्ता संघ का स्थापना किया गया। 1921 में, ध्यान रखिएगा मैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं, अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता संगठन की स्थापना की। कम्युनिटी जो चेस्ट होता है वो मैडम आपको बता दूं स्वैच्छिक कल्याण संस्था है, जहां पे नागरिक और कल्याण संस्थाओं की सहयोगी संगठन और सामुदायिक कल्याण के लिए शक्तिशाली स्थानीय ताकत है। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं 1935 से अब तक के। सर अभी आपने 1921 का क्या बताया? अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता संघ की गठन किया गया है। व्यावसायिक संगठन था वो, व्यावसायिक संगठन था। 1935 से लेकर अभी तक का अगर हम बात करें, व्यावसायिक विकास की अवधि तक बात करें, तो इस अवधि में सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्र में सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग में लाई गई। आपको बता दूं, सरकार की अधिकतम साझेदारी देखने को हमें मिली है कल्याण कार्यक्रमों को लेकर अगर बात करें तो 1935 से लेकर अब तक में, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए हैं। तो 1946 में एजेंसी को मजबूती प्रदान करने के लिए पुनर्गठित किया गया, और उसके बाद 1953 में 1953 में, नाम मालूम होगा आप सबको अच्छे तरीके से, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण विभाग को स्थापित किया। हाँ, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की भी आप कह सकते हो, उसकी भी स्थापना हुई, और स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण विभाग की भी स्थापना किया गया है। आपको बता दूं, उसी समय जो है व्यावसायिक कार्य का महत्वपूर्ण बल दिया गया, व्यावसायिक विकास पर महत्वपूर्ण बल दिया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें सामुदायिक संगठन पर एक अध्ययन किया गया वह था वर्ष 1938। 1938 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें सामुदायिक संगठन पर अध्ययन किया गया था 1938 में। 1940 में दूसरा अध्ययन किया गया 1940 में, और 1946 में बुफेलो में समाज कार्य के राष्ट्रीय सम्मेलन में सामुदायिक संगठन का अध्ययन किया गया 1946 में। 1955 में सामुदायिक संगठन का अध्ययन किया गया फिर, और वहीं पर 6 अन्य व्यावसायिक संगठनों के साथ सम्मिलित
होके समाज सेवकों को राष्ट्रीय संघ बनाया गया, एक राष्ट्रीय संघ बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और 1945 में प्रकाशित हुई पहली समकालीन पुस्तक को वैन मैकमिलन द्वारा प्रकाशित किया गया। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का लेखक था, वहाँ पे उन्होंने तैयार किया था, इसलिए उस किताब का नाम बताया था। परंतु आप याद मत रखिएगा, चाहो तो आप याद भी कर सकते हो कि 1945 में प्रकाशित पहली समकालीन पुस्तक वैन मैकमिलन द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, याद रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये चीज़ें बन जाएगी आप सबका। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, देख सकते हैं आप सभी लोग, 1918 में मैंने बताया भी था कि चेस्ट और काउंसलिंग लेकर राष्ट्रीय एजेंसी की बात की गई है। ये सारा मिल भी जाएगा। सिंसिनाटी पब्लिक हेल्थ फेडरेशन अमेरिकी शहर की पहली स्वतंत्र स्वास्थ्य परिषद है 1917 की, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। 1946 में राष्ट्रीय सम्मेलन मिले, जहाँ पे जो है एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात किया गया। ठीक है, 1955 में वही चीज़ें हैं आपके सामने आ रही है, एसोसिएशन ऑफ द स्टडी ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। 6 अन्य व्यावसायिक संगठन, जहाँ पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर का गठन किया गया, ये चीज़ें मिल जाएगी आपको। जेम्स एडम्स का जो है हल हाउस एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिला है। ठीक है, लोगों की मदद करने में। अमेरिका में अगर हम बात करते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसके प्रमुख महत्व अगर हम बात करते हैं, अमेरिकी रेड क्रॉस और संयुक्त सेवा संगठन, ठीक है, जिन्होंने युद्ध के समय में स्वयंसेवी सेवाओं के लिए एक बड़ी संख्या में आबादी की भर्ती की गई, ये आप देख सकते हैं। 1954, देखिए ये आपका यूके का है। अगर हम बात करते हैं ना अमेरिका जो है ब्रिटेन के सामुदायिक संगठन के बारे में, तो वो 4 चरण में डिवाइड किया गया था। कितने चरण थे? 4 चरण थे। 4 चरण में अगर हम बात करें ना, तो जैसे बल्डोक ने 4 चरण बताए थे। बल्डोक ने, किसने बोला था 4 चरण? नाम कहाँ चला गया उसका? ये रहा, बल्डोक ने 4 चरण बताए थे इसने। और ये 4 चरण अच्छा यहाँ पे दिए भी गए हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो 4 चरण दिए गए हैं। तो ये 4 चरण हैं, जिसमें 1880 और 1920 के दौरान में समुदाय कार्य के समाज कार्य की पद्धति के रूप में देखा गया था। 20-50 के बीच में सामाजिक मुद्दों के रूप में देखा गया। 1950 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तीसरा चरण में आपसी यानी पड़ोसी भातृत्व के विचार के रूप में देखा गया। ठीक है, और अगर चौथे चरण की बात करते हैं, सामुदायिक कार्य के लगाव को सुस्पष्ट भागीदारी के रूप में देखा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ये 4 चरण है यहाँ पर आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। ये बल्डोक के हैं 4 चरण। ठीक है, अमेरिका का इतिहास है, आप लोगों को यही सारी चीज़ें। इंग्लैंड का आपको इस समाज कार्य का इतिहास ही मिल जाएगा सामने। भारत में अगर समाज कार्य इतिहास की हम बात करें, तो बेसिकली गांव में 3 संस्थाएं स्थापित की गई थी भारत में। ग्राम पंचायत थी, ग्रामीण सहकारी संस्थाएं थी, ग्रामीण स्कूल था, इस पर आधारित था। ठीक है, तो भारत में भी सामुदायिक संगठन का इतिहास लेखा जोखा उपलब्ध नहीं रहा उतना, लेकिन समाज कार्य साहित्य को जो है सीमित था। और फिर भारत में सन 1937 में समाज कार्य शिक्षा का शुरुआत हुई थी। हालांकि 1936 में हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर स्टार्ट किया गया है शिक्षा को लेकर तो 1937 में। परंतु अगर हम बात करें पहले चरण में 1937 से लेकर 52 तक में सामुदायिक कार्य जो है सुसुप्तता अवस्था में रहा है। और फिर 1952 में जो है भारत सरकार ने सामुदायिक विकास परियोजना शुरू कर दिया था। मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ 1952 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं सर दोराब जी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना किया गया 1936 में। इसके प्रथम निदेशक थे डॉक्टर बॉन्सर्ट, और सर दोराब जी जहांगीर रतन जहांगीर दादा भोय, इनकी स्थापना इन्होंने किया। वर्तमान में शालिनी भारत इसकी निदेशक के रूप में है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। सर अमेरिका को यूके बोलते हैं ना सर? नहीं, अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूएसए बोलते हैं। हाँ, यूके इंग्लैंड को बोलते हैं। यूके जो होता है वो अमेरिका को बोलते हैं, ब्रिटेन को बोलते हैं। ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही है, यूके एक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। आगे हम कल बात करेंगे इसी का आगे सामुदायिक संगठन की विधि और प्रणाली के बारे में। आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने चीज़ों को देखा है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको आप ज़रूर देख के जाइएगा, ये काफ़ी यहाँ से आप लोगों को पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है।